फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं और कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में सही से आंसर्स नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक उठाया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कब आई, किस तरीके से भारत में ये लागू हुई और क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे अपनाया गया, इसको लागू क्या होना, कैसे इसको अपनाया गया, उन सभी पहलुओं को समझेंगे, एक एक करके जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है, क्यों इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया और कौन कौन से जिलों में पहले ये चिन्हित की गई थी। उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हरित क्रांति के बारे में पहले बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आखिर है क्या? देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर मैं आपको एक साधारण और बोलचाल की भाषा में अगर बताऊं तो इससे सीधा सा यही मतलब है कि कृषि का उत्पादन जो था, जो खाद्यान्न थे, उनका उत्पादन बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उन्नत किस्म के बीज मिल गए थे, जो हाइब्रिड बीज थे वो बीज मिल गए थे और उनकी वजह से उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ और भारत आत्मनिर्भर बना बहुत सारे खाद्यान्नों को लेकर। तो ये एक मोटी मोटी बात थी जो मैंने आपको बताया। अब इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। भारत में अगर बात करें, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में प्रारंभ हुई, 1966 से 67 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1966 से 67 के बीच में प्रारंभ हुई। अगर 1966 ऑप्शन दिया है तो भी आप क्लिक करेंगे और अगर 67 दिया है तो भी आप क्लिक करेंगे। प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर बात ये आती है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो अगर नॉर्मन बोरलॉग क्वेश्चन आंसर में टे है तो आप यही टिक करेंगे। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन है, तो MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और अगर सिर्फ ये वाली बात करी जाती है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो फिर आप टिक कर देंगे नॉर्मन बोरलॉग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ लिखते हुए चले। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के संचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। मतलब ये कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी कृषि को आसानी से उगाया जा सके और कैसे भी संकर बीज या बौने बीज जो हैं उनको लेकर उत्पादन या फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों की कमी से लड़ रहा था। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले किसानों की स्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो साहूकार, जमींदार और बड़े बड़े रजवाड़े इन्हीं के चक्कर में फंसे रहते थे और अपना पूरा चंगुल उनका चलता रहता था, वो पूरा एक चक्कर चलता था, बेचारे उससे कभी बाहर नहीं आ पाते थे। तो कृषि के लिए कोई भी नई चीज़ें कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। वो जो लगाते थे वही उनको मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी नहीं मिलता था। तो भारत में क्या था, कृषि उत्पाद होते ही नहीं थे इतना ज़्यादा, ना इतना अच्छा पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था थी, ना अच्छे बीजों की व्यवस्था थी, और अच्छे तो क्या, नॉर्मल बीज की भी व्यवस्था नहीं थी, उर्वरक भी नहीं थे उतने ज़्यादा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कृषि को जो आगे ले जाती हैं, वो कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। तो स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने चूसा था भारतीयों को, उससे लड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि अब जो जनता बची हुई थी, भले उस समय की जनता बहुत कम थी, जो अभी की जनता है उसके लगभग 1/4 थी, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए 30 करोड़ जनता को भी खिला पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं थी उनके पास। ना तो इतने खाद्यान्न थे, बाहर से मंगाते थे। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी, गेहूं के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे। मेन खाने का क्या है, गेहूं और चावल पहले चीज़ें हो जाए, उसके बाद आगे की बात सोची जाती है कि और क्या किया जाए। तो खाद्यान्नों की समस्या से जूझ रहा था। आज़ादी के बाद यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही थी कि इससे कैसे निपटा जाए। जो उस समय के राजनेता थे वो ये सोच रहे थे कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इससे जनता को बचाया जाए, मतलब जनता तक कुल मिला के कुछ तो अन्न, खाना, पानी पहुँचे। जब भारत को आज़ादी मिली
उससे पहले ही बंगाल में भीषण अकाल पड़ चुका था। आपको पता है अकाल, मैंने बहुत बार बताया था, अकाल पड़ने का कारण क्या होता था? सूखा पड़ जाता था। जब भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, सभी जानते हैं, तो अगर मानसून ने दगा दे दिया तो फिर क्या होता था? ना तो फसल अच्छी होती थी, कुछ नहीं होता था। और अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो भी एक बहुत बड़ा इसके पीछे कारण थी। तो पूरा का पूरा अकाल पड़ जाता था। और इस बात से भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अकाल कितना भीषण था। इसमें लगभग 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, 20 लाख लोग सिर्फ खाने की वजह से मर गए थे, उनके पास खाना नहीं था। आज भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भले ही खादानों में संपूर्ण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज भी गरीबी के तौर पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास खाना सुबह और शाम का भी नसीब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके पास ये समस्याएं हैं। तो उस समय पर 20 लाख लोगों की जानें चली गई थी खाना नहीं होने की वजह से। और अगर इसके कारण को समझें तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों की नीतियां ही जिम्मेदार थी। उस समय सिंचाई की व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। सिंचाई उस समय पर कैसे पॉसिबल थी? ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी इतनी ज़्यादा, और सिंचाई की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी। केवल 10% क्षेत्र ही सिंचित जो सिंचाई की थी वही सुविधा उपलब्ध कर पाती थी, 10% क्षेत्र। उर्वरक की बात करें, अगर उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो इस्तेमाल था वो प्रति हेक्टेयर सोचो 1 किलोग्राम से भी कम था, इतने से भी कम था। गेहूँ और धान की पैदावार भी लगभग 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। देखिए कितना कम था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर कहा जाए, बहुत कम था। हालांकि उस समय जनसंख्या अभी की जनसंख्या के लगभग 1/4 थी, लेकिन खाद्यान्नों की कमी के कारण उतनी जनता को भी अनाज आपूर्ति करना एक बड़ी चुनौती बनता था। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें, 1950 से लेकर 60 के बीच में योजनाओं में कृषि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें सिंचाई तथा उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन फिर भी अनाज का संकट दूर आसानी से नहीं हो सक रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध, आप देखें हरित क्रांति की तरफ एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर शोध किए जा रहे थे। इस पर क्या किए जा रहे थे? एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और रिसर्चें चल रही थी। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का नाम प्रमुख है। इन्होंने ही गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जानते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत देखते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुई थी और कैसे? 1960 तक भारत की स्थिति खाद्यान्नों को लेकर और भी गंभीर होती जा रही थी। ऐसे में भारत ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए। उच्च उत्पादकता के कारण इनको उच्च उत्पादकता किस्में भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इनका प्रयोग करने के लिए 7 राज्यों के 7 जिलों को चिन्हित किया गया और इनको क्या नाम दिया गया? गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इनको नाम दिया गया। इसके बाद इनका प्रयोग सफल रहा और फिर औपचारिक रूप से हरित क्रांति को अपना लिया गया। लगा कि ठीक है, इससे फ़ायदा हो रहा है, इसके बाद इनको औपचारिक रूप से अपना लिया गया। कृषि क्षेत्र में तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। इतनी सारी चीज़ें मिली और अचानक सब कुछ वृद्धि हुई, खाद्यान्नों में एक अच्छा प्रोग्रेस दिखा, तो उसके लिए क्या, इसी को हरित क्रांति की एक संज्ञा दे दी गई। उपलब्धियां देखते हैं हरित क्रांति की क्या क्या उपलब्धियां हैं। देखिए, कृषि में गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। बहुत सारे खाद्यान्नों में भारत क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। बाहर से या विदेशों से उसका जो खाद्यान्न पर डिपेंडेंसी थी वो खत्म होने लगी। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अब कृषि क्या बची थी? केवल पेट भरने का ही सामान नहीं बची थी, किसी को केवल पेट भर लिया जाए। अब इसमें व्यवसायीकरण भी लोग सोचने लगे थे और ज़्यादा उत्पादन करने के बाद अपने लिए रख लेते थे, बाकी विदेशों या फिर बाकी और जगहों पर भी निर्यात किया जाता था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन
एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। हम जानते हैं हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग गेहूं पर ही किया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इसने फायदा दिया। कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार किए गए। अब तकनीकी और संस्थागत सुधार की अगर बात करें तो सबसे पहली बात आती है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। मैंने आपको बताया कि कहाँ पहले 1 हेक्टेयर से भी कम था, इसको बढ़ा के लगभग 128.6 कह लीजिए या फिर और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका उर्वरकों का प्रयोग बढ़ना शुरू हुआ। तो खाद्यान्नों की जो खपत जो कम थे खाद्यान्न, वो भी बढ़कर काफ़ी मात्रा में आगे हो गए। अब देखते हैं कि उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि हुई। जब हाइब्रिड बीज मिले और इससे क्या हुआ, इससे उत्पादन बढ़ा, तो ऐसे बीजों का भी प्रयोग किया गया, नई किस्में खोजी गई, इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। गेहूं, धान, बाजरा, मक्का जैसी फसलों पर इनको लागू किया गया। इनसे सबसे ज़्यादा इनमें जो फ़ायदा हुआ वो हुआ किसमें, गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। सिंचाई सुविधाओं के विकास की अगर बात करते हैं तो पहले जो संचित क्षेत्र केवल 10% था, उसमें भी काफ़ी विकास किया गया। पौधों का संरक्षण का मतलब ये है कि जहां पर पहले किसान की फसल खड़ी हुई है और उसमें अगर कीट लग जाते थे या कोई कीटनाशक मतलब कीट लग जाते थे, तो क्या होता था, उनके लिए वो फसल पूरी खा जाते थे और वो पूरा खराब हो जाता था। कहीं रोग लग गया किसी फसल में तो भी वो खराब हो जाती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, पौध संरक्षण, इसके लिए अब इस नई तरीके की टेक्नोलॉजी लाई गई और इन पर छिड़काव किया जाता था ऐसे चीज़ों का कि ताकि इन पर क्या हो, ये जो पौध संरक्षण है, इनको पौधों का खरपतवार वगैरह है, कीट है, इन सब को नाश करने के लिए दवाओं के छिड़काव के कार्यक्रम भी शुरू करे गए। जैसे कि अगर बात करें टिड्डी, जब टिड्डी दल आता था तो पूरी फसल खराब कर देता है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में, फिर इधर ये राजस्थान की तरफ टिड्डी दल का आक्रमण, तो देखा था पूरी फसल खराब कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनसे बचने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम और चलाए गए और इनके बाद भी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग किया गया। बहुफसली कार्यक्रम, इसका मतलब ये है एक ही खेत में कई तरीके की फसलों को उगा लेना। अगर किसी फसल के कटने का टाइम 3 महीने लगता है किसी फसल को उगाने में, उससे मतलब उत्पादन लेने में, तो 3-3 महीने करके कई फसलों को उगाया जा सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, अगर आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग की बात करें तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे पहले क्या था, पहले किसानों के पास एक बैलगाड़ी टाइप की हुआ करती थी, बैल हुआ करते थे, उन्हीं से वो खेतों को जोतते थे और वो छोटे छोटे जो गोल गोल चक्के टाइप के, अगर आपने कभी देखे हो और ना देखे हो तो आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। आप मतलब देखें कि प्राचीन भारत में, या फिर प्राचीन तो क्या ही बोलूँगी, कि स्वतंत्रता से पहले कृषि किस तरीके से की जाती थी, क्या क्या उसमें यंत्र यूज़ होते थे, तो आपको पता चलेगा कि 2 बैल होते थे और उसमें पीछे गोल सा लगा रहता था, उसमें बहुत सारे चक्कर होते थे, वो पहिए टाइप के, और उसमें कांटे कांटे होते थे ताकि वो फसल को काटते हुए चलते थे। तो अब आधुनिक कृषि में क्या हुआ, जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, बुलडोज़र हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आई और इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया ताकि काम बहुत आसानी से हो गया कृषि। अब देखते हैं हार्वेस्टर से जब फसल कटती है तो केवल 1 दिन लगता है। 1 दिन की भी बात क्या करें, हार्वेस्टर जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग किसानों ने खरीद रखे हैं। अब यही हार्वेस्टर अगर यूपी की तरफ आते हैं, या यूपी में भी लोगों ने खरीद रखे हैं, बट लेकिन अगर ये किराए पे भी जाते हैं तो क्या होता है, 1 दिन में यहाँ पर एक ऊपर सा होता है, यहाँ पर पीछे आगे की तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े से पहिए टाइप के लगे होते हैं, ये फसल को काटते रहते हैं। और यहाँ पर एक पाइप सा होता है काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ पर ट्रॉली लगी होती है, ये सीधा कट के जो फसल जाती है ना, यहाँ से इसका ऐसा प्रोसीजर होता है, पूरा गेहूँ यहाँ से धान की मतलब जो बालियाँ होंगी उन बालियों को काट के सीधा सा ये ट्रॉली में भरता जाता है। इवन पता है 5-5 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए भी इनको किराए पर लिया जाता है। जिस तरीके से जिसके पास खेती होती है उसको वैसे यूज़ कर लेते हैं। ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर से भी बहुत सारे बुआई हो गई और ये सारी चीज़ों का, थ्रेशर हो गया, थ्रेशर से भी कटाई होती है। तो अब क्या, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण एक इसका अगर नेगेटिव पॉइंट ये देखें तो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इससे मजदूरों के लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि पहले फसल काटने के लिए मजदूर हुआ करते थे। अब फसल मजदूरों से ना कटवा के लोग हार्वेस्टर से कटवाते हैं, और हार्वेस्टर से कटने के बाद एक और चीज़ होती है, इसमें भूसा नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें ना बालियाँ ऐसी खड़ी रह जाती हैं। बाद में इनको कहते हैं ना पराली जला दी गई। अगर मैं कहूँ आपसे इन चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो बाद में जो क्या होता है ना, कि जैसे हरियाणा और पंजाब में अक्सर कर देखते हैं हम लोग, जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो कहा जाता है
कि वहाँ पर पराली जलाई गई है। पराली का मतलब यही है कि सारी फसल हार्वेस्टिंग के द्वारा काटी जाती है हार्वेस्टर से, और काटने के बाद जो ये रह जाती है केवल कुछ डंडे से ऐसे खड़े रह जाते हैं, इनको मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता कि क्या बोलते हैं इनको, तो वो केवल बाली तो कट गई ऊपर की जिसमें गेहूं होता है, लेकिन जो चीज़ नीचे की बचती है ये सब रह जाती है। इसको फिर जलाने के लिए वो क्या करते हैं कि इसको जला देते हैं, पूरे पूरे खेतों में आग लगा दी जाती है। अब जब ये जलते हैं तो जाहिर सी बात है धुआं उठेगा और वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देगा, तो वो सारे काम करे जाते हैं। और इसका अगर एक ड्रॉबैक माने तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो अब मजदूरों को वहाँ पर काम नहीं मिलता है। पहले क्या होता था कि पहले 100 मजदूर एक एक खेत की कटाई करते थे, और फिर वो कटाई पूरी ठेके पर होती थी, कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन वो खेत कटते रहते थे। उससे कई बार ये भी दिक्कत होती थी कि अगर बीच में बारिश हो गई तो वो पूरी खड़ी हुई फसल, इवन अगर मटर की फलियां हैं और कटी हुई रखी हैं और अगर बारिश आ गई तो सारा खराब हो जाएगा। अब क्या होता है कि डायरेक्ट कटती जा रही है और सीधे के सीधे फसल आपके पास मतलब स्टोर होती जा रही है। अगर बीच में बारिश होती भी है तो फटाफट आप उसको बंद कर दीजिए, और जिस ट्रॉली में आपने जहाँ पर भी स्टोर किया है, भले ही वो खेत में, आप एक पॉलीथीन डाल देंगे, आपका पूरा अनाज सेव है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। पहले जगह जगह काट काट के इकट्ठे ऐसे रखे जाते थे, जिनको करपे टाइप या कुछ बोलते हैं, ऐसे रखे जाते थे। बाद में फिर इनको उठा के थ्रेशर तक ले जाया जाता था, फिर ये कटाई वगैरह होती थी। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आपने कभी गाँव में कृषि देखी है, मैंने देखी है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है, मैंने एक एक चीज़ को समझा है कि किस तरीके से पहले खेती होती थी। हाँ, मेरे यहाँ भी होती है तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की अगर बात करें, कृषि सेवा केंद्र की जो स्थापना है उनमें क्या क्या बात करी जाती है, ऐसी बनाई गई है वहाँ पर चीज़ें आपको समझाने के लिए। कृषि सेवा केंद्रों में क्या होता है, इसमें किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपनी कृषि को अच्छे से और कर सके। फिर अगर मैं बात करूं कि कृषि उद्योग निगम, इनके लिए भी बहुत सारे निगमों की स्थापना करी गई है, जहां पर मशीनरी की मतलब पूर्ति होती है और बीज भंडारण होता है। जो उपज हुई है उसको भंडारण के लिए भी काम किया जा सकता है, वहां पर उन्हें रखा जा सकता है। या फिर किराए पर, जैसे मैंने अभी बात करी, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, या फिर ये जो पंप सेट हो गए, ये पानी जिससे लगाते हैं खेतों में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको किराए पर मिलती हैं। मृदा परीक्षण की बात करें, समय समय पर मृदा का परीक्षण किया जाने लगा। इससे एक किट आती थी, आपने अगर देखा हो 2 साल पहले की लगभग बात है, एक किट का आविष्कार हुआ था। उसमें ये किट लाई गई थी कि इससे मृदा परीक्षण आपको पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली यहाँ जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी बची है, कहीं घट तो नहीं रही है। क्योंकि अधिक उर्वरक यूज़ करने से भी समस्याएं आई हैं, ये समस्याएं बाद में डिस्कस करेंगे खैर हम। लेकिन इनके जो जब हरियाणा और पंजाब की अगर स्पेशली मैं बात करूं, और यूपी की, जहां पर हरित क्रांति ने अपना अच्छा विस्तार किया है, तो वहां पर भी लोगों के साथ समस्याएं आई, क्योंकि उर्वरक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से खेतों की जो उर्वरक क्षमता थी वो, या जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता थी वो खत्म हो जाने लगी धीमे धीमे, और बहुत ज़्यादा उसके भी एक नेगेटिव परिणाम देखने को मिले। भूमि संरक्षण की अगर बात करें तो भूमि संरक्षण का मैंने बताया कि अगर ऊबड़ खाबड़ जो भूमि थी उसको समतल करके उसको कृषि के लिए बनाया गया। यह काम अगर सही बातों में बोलूँ तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से हुए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन जो थी वो ऊँची नीची जगहों पर थी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कई कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। अगर मैं बात करूं तो पहला स्थापित किया गया था पंतनगर में। यह एक पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो पंतनगर में स्थापित किया गया था। आप हमें ये बताएंगे किस सन में किया गया था ये, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, ये तो हम पूरा ही देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन में किस तरीके से वृद्धि हुई और किस तरीके से हरित क्रांति आने के बाद बदलाव हुए। हरित क्रांति अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। विशेषकर गेहूं, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में अतिशीघ्र वृद्धि हुई, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया। बहुत सारे खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर है। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ।
हरित क्रांति के फलस्वरूप खेती के परंपरागत स्वरूप का परिवर्तन हुआ है और खेती व्यावसायिक दृष्टि से भी की जाने लगी है। पहले सिर्फ पेट भरने के लिए की जाती थी। देश में गन्ना, अब नकदी फसलें भी की जाती हैं। गन्ना, कपास, पटसन, तिलहन में उत्पादन में वृद्धि हुई। वर्तमान समय में देश में बागवानी फसलें, फल, सब्जियां, फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी समस्याएं भी क्या क्या आई हरित क्रांति के बाद। देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों में उत्पादन में पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और बाकी कुछ में इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों के आयात में कमी आई। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया, फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। प्रभाव की अगर बात करें, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रहा। जैसे बात करें गेहूं, ज्वार और बाजरा। अन्य फसलों पर अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप रोक के आराम से देख सकते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ था। पूंजीवाद कृषि को बढ़ावा मिला। अधिक उपजाऊ किस्म के जो बीज थे एक पूंजी गहन कार्यक्रम है जिसमें उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि के आगतों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे और मध्यम किसान जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनकी क्षमता से बाहर है। तो यह सुविधा देश के बड़े किसानों को ही उपलब्ध हो पाई और सामान्य किसान इस सुविधा से वंचित रहे। अगर बात करें हरियाणा, पंजाब और आज यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी की, तो वहाँ पर ही लोग इसको फॉलो कर पाए क्योंकि इसके लिए जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा था। अब किसी के पास खेत बहुत थोड़े से हैं तो वो क्यों हार्वेस्टर को मंगाएगा, क्यों टेक्नोलॉजी को करेगा। तो ये बड़े जो किसान थे उन्हीं तक सीमित रही। श्रम विस्थापन की भी एक बहुत बड़ी समस्या आई। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि मशीनरियों का प्रयोग बढ़ा और जब मशीनरियों का प्रयोग बढ़ा तो जो मतलब मजदूर थे उनको काम नहीं मिलता था। तो इससे क्या करते थे, वो ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने का भी यह भी एक बड़ा कारण है। और कई बार देखते हैं हम कि बिहार से पंजाब की तरफ भी मतलब पंजाब की तरफ भी बहुत ज़्यादा पलायन है कृषि के लिए। वहाँ पर बिहार में इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है और उसके लिए वो पंजाब और हरियाणा और इन जगहों पर जाते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित रहा है। इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर ना फैल पाने के कारण देश में एक असंतुलित रूप भी मतलब रहा है। संतुलित रूप से इसका विकास नहीं हो पाया। इस तरह हरित क्रांति सीमित रूप से ही सफल रही है ये कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े मायने में कृषि में बहुत सुधार आया। हम देश में अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए अपने हिसाब से उगा पाए, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मजदूरों का विस्थापित होना ये अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमने बहुत सारी चीज़ों में तरक्की की। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे इन चीज़ों में बढ़ावा मिला देश को, किन किन खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर बने। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।